हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केबीएस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका आपने थंबनेल यूट्यूब पर पहले ही देख लिया होगा। सो गाइज, आपसे क्वेश्चन है, आप और हम हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी एज में, किसी न किसी स्टेप में, अपने किसी न किसी एज में बीमार ज़रूर हुए हैं। हमारी बीमारी के बहुत सारे कारण रहते हैं। कभी हमें सर्दी लग जाना, बुखार लग जाना, या फिर ज़ुकाम लग जाना, या फिर बहुत सारी अलग अलग डिजीज़ हो जाना, पेट में दर्द, सर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द। तो हम अपने आसपास कई सारे रोगों से यानी डिजीज़ से घिरे हुए हैं। आज इन्हीं में से कुछ कॉमन डिजीज़ की यानी सामान्य रोगों की हम चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे रीट के सिलेबस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी और दूंगा, जो जानकारी आपको होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट जितना रीट के सिलेबस में दिया है कॉमन डिजीज़, उतने ही डिजीज़ यानी रोग हमें डिस्कस करने हैं, उसके अलावा और डिस्कस नहीं करने हैं। ठीक है, तो आप हमेशा कभी ना कभी बीमार हुए होंगे और आपका डॉक्टर इस तरह के थर्मामीटर से बुखार चेक करता होगा कि आप बीमार कितने हैं, कितना आपको बुखार है। ठीक है, या आपके सर में, पेट में दर्द हो, आपको थकान महसूस हो। ऐसा हर समय नहीं होता, लेकिन जब होता है तो बहुत मुश्किल समय होता है वो, और उस समय हमारे जो वर्क की स्पीड है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो स्लो हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मेरी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की डिजीज़ जो होती हैं वो हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारे काम को नुकसान पहुंचाती है, हमारे वर्क को नुकसान पहुंचाती है। और डिजीज़ यानी रोग कई प्रकार के हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम जो हमारे सिलेबस में कुछ डिजीज़ यानी रोग दिए हुए हैं उसकी चर्चा कर लेंगे। कंटेंट मैंने बहुत जगह से उठाया है, गवर्नमेंट साइड, बहुत सारे ब्लॉग्स और आरबीएससी की बुक भी। और ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे, और कुछ आज रहेगा तो उसको कल करा देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ये बाहर रह गया, डिजीज़ बाहर रह गया, अंदर होना चाहिए था, कोई बात नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ यानी रोगों के प्रकार, किस किस प्रकार के रोग होते हैं। अब देखो, रोगों के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, कई आधार पर कई प्रकार होते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है नहीं। ठीक है, तो देखो डिजीज़, एक मिनट रुक जाना जरा, इसको मैं ठीक कर दूँ। हाँ ठीक है, तो डिजीज़ बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, कितने समय तक रहती है कोई बीमारी, इसके आधार पर भी बीमारियों को यानी डिजीज़ को बांटा जाता है। तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्यूट डिजीज़ यानी अल्पकालीन रोग, जो कुछ समय तक रहती है, जैसे आपका सर्दी जुकाम खांसी, ज़्यादा समय के लिए नहीं जाता। आपका दस्त वगैरह ये सब चीज़ें मुश्किल से 1 सप्ताह तक जाती है, और 1 सप्ताह से ज़्यादा खांसी तो टीबी के लक्षण है, ये हम सब जानते हैं। तो 1 सप्ताह तक ये सारी चीज़ें रहती है, नहीं एक्यूट रहती है, कुछ समय के लिए रहती है, इसीलिए एक्यूट है। ठीक है, इसके अलावा है क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब दीर्घकालीन रोग, जो लंबे समय तक खिंचते हैं, जैसे आपका कैंसर, एचआईवी एड्स वगैरह, ये आपको बहुत लंबे समय तक खिंच सकता है, और जिससे आपकी लंका बहुत बुरी वाली लग सकती है, मतलब आपका जीवन समाप्त से हो सकता है। एस्थमा वगैरह भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये अगर खिंच गया तो बहुत लंबा ही खिंच गया, पंप वगैरह लेके घूमना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद डिजीज़ बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट, यानी कारक, किन कारणों से डिजीज़ फैलती है उसके आधार पर भी डिजीज़ को यानी रोगों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक रोग, एक होता है ये पैथोजिन यानी रोगजनकों के द्वारा फैलता है। मैंने बताया ना, डिजीज बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट, यानी किन कारकों से बीमारियां फैलती हैं। तो कुछ बीमारी जो होती है जैसे इन्फेक्शियस डिजीज, ये सारी बीमारियां पैथोजेनिक होती है, यानी रोगजनक होती है। अब ये पैथोजेनिक क्या होता है, पैथोजिन क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। ये रोगजनक क्या कहलाता है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जो असंक्रामक रोग होती है, जो किसी पैथोजन से नहीं फैलती। ये किसी पैथोजन से नहीं फैलती, ये सारी पैथोजन से फैलती है। ये वाली पैथोजन यानी रोगजनक से फैलती है, ये रोगजनक यानी पैथोजन से नहीं फैलती, इसीलिए इसको नॉन पैथोजेनिक कहते हैं। ये थोड़ा सा है, मैंने एनसीईआरटी वगैरह से उठाया था, बेसिक है। ठीक है, समझ सकते हैं आप इसको। अब रोगजनक यानी पैथोजन क्या होता है, मैं इसको समझा दूं। अब बैक्टीरियम, वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजन। मतलब वो रोगजनक, ये रोगजनक या तो एक जीवाणु हो सकते हैं, वायरस होते हैं, अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं जो बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। यानी पैथोजन क्या होते हैं, वो सूक्ष्म जीव या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में या हमारे वातावरण में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ये जीवाणु भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, फंगी यानी कवक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अब मैंने आपको इससे पहले वो जो डाइवर्सिटी वाला बताया था, उसमें मैंने बताया भी था, बहुत सारे प्रोटोजोआ वगैरह, ये और प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, ये हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये परजीवी होते हैं, ये हमारे से ही खाना वाना लेते हैं तो हम पे रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
पैथोजन समझ में आ गया, पैथोजन से इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। अब आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड, फैलने के आधार पर डिजीज भी दो प्रकार की होती है। फैलती कौन है? संक्रामक, जो संक्रमण से फैले। तो संक्रामक डिजीज ही दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब संचारी रोग जो किसी माध्यम से फैलती हो, वो चाहे पानी हो, कोई जंतु जानवर हो, जैसे मलेरिया वगैरह हो गया, ये हमसे नहीं फैलता लेकिन किसी जानवर से फैलता है। जानवर क्या, मक्खी मच्छर से फैलता है, ठीक है। डेंगू हो गया, वो सब चीज़ें इसी से फैलती हैं। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी संचारी रोग जो होता है, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। ये दोनों ही किसी ना किसी ये फैलने के आधार पर है। अब इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है पर कम्युनिकेबल में बढ़ जाती है और नॉन कम्युनिकेबल में बढ़ जाती है। कम्युनिकेबल में क्या आता है आपका कोविड-19 सबसे लेटेस्ट एग्जांपल, इसको कौन भूल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल में आ जाता है आपका डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें। मैं बता दूं ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें बस थोड़ा सा याद कर लेना, बस ज़्यादा नहीं है, जर्नल बेसिक नॉलेज एज अ टीचर हमको पता होना चाहिए बस, ठीक है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजीज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पैथोजन, रोग जनक के प्रकार के आधार पर रोग होते हैं। जैसे विषाणु जनित रोग कौन से हो सकते हैं, जीवाणु जनित रोग कौन से हो सकते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हो सकते हैं, कवक यानी फंगी जनित रोग कौन कौन से हो सकते हैं। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया से बहुत सारे रोग फैलते हैं, वायरस से बहुत सारे रोग फैलते हैं, प्रोटोजोआ से भी बहुत सारे रोग फैलते हैं और फंगी से भी बहुत सारे यानी कवक से भी बहुत सारे रोग फैलते हैं। अब देखो इनके एग्जाम्पल भी आते हैं जो लोग ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। अगर आपको वो समझने हो, वैसे मैं उसको कराने की सोच रहा था बट मैंने फिर सोचा कि हमारे सिलेबस में वो 5-6 रोग दिए हुए हैं, वही इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ भाई विषाणु जनित फैलने वाले रोगों के कुछ नाम बता दो, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फंगी, अगर इनसे फैलने वाले रोगों की ट्रिक भी चाहिए आपको तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट स्लाइड में इसको स्पेशली लगा दूंगा, यस करके बोल देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमारा मेन फंडा शुरू होने वाला है। देखो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया डिजीज़ क्या होती है, जो हमको बीमार करे, हमारे काम को स्लो कर दे, हमारी शारीरिक क्षमता को कमज़ोर कर दे। डिजीज़ों के प्रकार बता दिए मैंने, ठीक है। समय के आधार पर एक्यूट और क्रॉनिक यानी दीर्घकालीन और अल्पकालीन यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन। फिर आपका फैलने के आधार पर इन्फेक्शियस डिजीज़ को दो भागों में बांट दिया, ठीक है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, और भी था, ठीक है। तो रोगजनक कॉजेटिव एजेंट के आधार पर आपका असंक्रामक और संक्रामक रोग था, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। अब पैथोजन में बता चुका हूँ आपको, पैथोजन यानी रोगजनक। रोगजनक क्या होते हैं? वो जीवाणु, वो सूक्ष्म जीव या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके अंदर रोग उत्पन्न करते हैं या आपके वातावरण में रोग उत्पन्न करके रहते हैं, जिसमें से विषाणु जनित रोग भी हो सकते हैं यानी वायरस जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग हो सकता है, प्रोटोजोआ जनित रोग हो सकता है और फंजाई जनित रोग हो सकता है। फंगल, आपका ब्लैक फंगस तो सुना ही होगा आपने, वो इसी का एग्जाम्पल है भैया, ठीक है। आजकल ब्लैक फंगस वो सतरंगी नहीं आ रहे इंद्रधनुष से, पीला काला हरा नीला, वो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके फंगी के। तो देखिए कितने सारे डिजीज है ना हमारे आसपास। इसके एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए ना, वो ट्रिक वाले जो अक्सर सारे लोग करवाते हैं यूट्यूब चैनल में, बहुत सारे भरे पड़े हैं, विषाणु जनित रोगों की ट्रिक, इसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक। तो अगर चाहिए होगी तो बता देना, मैं कल आपको जरूर दे दूंगा, इसकी प्रॉमिस करता हूँ मैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट तो ये है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या के कभी पेट में दर्द हुआ है, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन, खूब उधर में खूब भयंकर दर्द, या आपको उल्टी जैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा उल्टी उल्टी होती रहती है, पूरे दिन उल्टी 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 होती रहती है, ठीक है। यह आपका पूरा दिन ही आपके बाथरूम में बीता रहता है, मतलब पूरे दिन आपको दस्त लगते रहते हैं, आपका बाथरूम में आने जाने लगा रहता है और आपकी आंखें इतनी चौड़ी होती हैं। अगर ऐसा है तो आपको शायद गैस्ट्रोएंटरटाइटिस यानी आंत्रशोथ की बीमारी हो सकती है। अभी क्या बीमारी होती है, हमारे सिलेबस में दी हुई एक बीमारी है, इसके बारे में बताता हूँ, कैसे होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, कैसे बचा जा सकता है और कैसे ये ना हो दोबारा, इस चीज़ का ख्याल रखा जा सकता है, ठीक है। आंत्रशोथ नाम से पता चल रहा है, आंतों की बीमारी, गैस्ट्रोएंटरटाइटिस, एंटरटाइटिस, ठीक है। आंत्रशोथ यानी आंतों में ऐठन, सूजन, पेट आंतों में दर्द, ऐठन, सूजन, सिंपल, ठीक है। अब ये होता क्या है, कैसे है, क्या है, मैं सारा समझा दूंगा, ठीक है। अब इसका एक डेफिनेशन पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश वालों दोनों के लिए ध्यान रखा गया है, ऊपर वाले इंग्लिश वालों के लिए, बीच वाला जो ब्रैकेट लगा के दिया है ये हिंदी वालों के लिए। पढ़ देता हूँ, सुन लेना, आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गैस्ट्रोएंटरटाइटिस इज द प्रॉब्लम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ योर बॉडी ड्यू टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। ये हमारे गैस्ट्रोएंटरटाइटिस क्या है, हमारे पेट में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की एक प्रॉब्लम है जो किसके कारण हो सकती है, एक वायरल के, एक बैक्टीरियल और समटाइम प्रोटोजोआ। दिस द स्टमक and intestine get irritated along with inflammation,
और हमारा जो स्टमक और एंटरटाइटिस है ना, उसमें सूजन और आंतों में जलन, सूजन वगैरह की समस्या होती है। वही है, हिंदी में मैंने समझाई दिया पर पढ़ देता हूँ। वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण आपके शरीर के पाचन तंत्र में गैस्ट्रो एंटराइटिस की समस्या होती है। इससे सूजन के साथ साथ पेट और आंतों में जलन होने लगती है। पेट और आंतों में जलन, छोटी आंतों में सूजन वगैरह हमारे, और ऐठन वगैरह, ये सारी चीज़ आती है, जिससे बड़ा भयंकर दर्द होता है। आई मस्ट से, देखो सबसे भयंकर अगर कोई दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो पेट में होता है। क्योंकि जब पेट में जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तो उसके बाद इंसान को खाने में दिक्कत होती है। अगर वो बेचारा कुछ खा ले तो उसको पचाने में दिक्कत होती है। और गैस्ट्रोएंटराइटिस में यही चीज़ होती है, आंत्रशोथ में यही होता है। कुछ भी बंदा खा ले, वो उधर से यानी उसके पेट से नीचे उतरता ही नहीं पचने के लिए, वहीं फंस के रह जाता है। अब जो फंसता है तो वो दो राह से निकलेगा, या तो आपके मुंह से निकलेगा उल्टी के तौर पर, या तो आपके पीछे वाले एरिया से निकलेगा। किस तौर पर? आपके दस्त के तौर पे, डायरिया के तौर पे। तो इस समय डायरिया और उल्टी खूब दबाकर होती है, वॉमिटिंग खूब दबाकर होती है, ठीक है। और बहुत सारा बंदे को नुकसान हो जाता है, ढीला पड़ जाता है इंसान बेचारा। बड़ी भयंकर बीमारी है, ठीक है। और मैं सब बता दूं, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मेरी तरह, उसको तो भाई तरह तरह की बीमारी लगती रहती है, ठीक है। अब गैस्ट्रोएंटराइटिस कॉजेज, आंत्रशोथ के कारण क्या क्या कारण है, रीज़न क्या है, क्या क्या कारण क्या है, पढ़ते हैं। Gastroenteritis is mostly caused by a viral or bacterial infection and sometimes due to parasitic infection. Gastroenteritis ज़्यादातर वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है, और कभी कभी परजीवियों के कारण, प्रोटोजोआ वगैरह, इन सब के कारण हो जाता है, ठीक है। वैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन गैस्ट्रोएंटराइटिस है वो वायरल यानी वायरस के द्वारा होता है, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, और कुछ प्रोटोजोआस के द्वारा भी होता है। ये इसका कॉमन, ये वो एजेंट है जिनके द्वारा ये बीमारी होती है। लेकिन इसके कुछ और भी कारण है। ये एजेंट हमारे अंदर आएंगे कहाँ से, ये और किस तरह से कैसे हो सकता है, ये बता दूं। कौन रिस्पॉन्सिबल है गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए? कौन रिस्पॉन्सिबल है? जाहिर सी बात है, कोई भगवान तो रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं, हमारे माँ बाप तो रिस्पॉन्सिबल होंगे नहीं। ऑब्वियसली वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमारा खान पान का तरीका, हमारा रहने का तरीका, हमारा हर चीज़ करने का तरीका इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो, हम अक्सर इस बंदे को, इसका नाम सुना है, इसका साबुन स्लो है क्या, ठीक है, ठीक है। तो ये जो इस बच्चे का साबुन स्लो था, इसको लेकर खूब मजाक उड़ाया था, एक लड़की ने खूब मजाक उसका उड़ाया था कि इसका साबुन स्लो है क्या, इसका साबुन स्लो है क्या। लेकिन असल बात बता दूं, इस बच्चे का साबुन स्लो नहीं था। कोरोना के टाइम पे इसने सिखा दिया कि लंबे समय तक हाथ धोना चाहिए। जब हम लंबे समय तक हाथ नहीं धोते और हमारे हाथ कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ये इस तरह की चीज़ें, ये जो वायरस और बैक्टीरिया वगैरह हैं जो गैस्ट्रोएंटराइटिस के कारण बनते हैं, वो हमारे पेट में फीकल टू ओरल, हमारे अंदर घुसने की क्षमता रखते हैं। तो इसकी तरह बनना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपन लोग कहीं से भी रोड वोड से, एक तो हम साउथ दिल्ली वाले खास करके बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं ना, ये कुछ भी खा लेते हैं कहीं से रोड वोड से। साउथ दिल्ली नहीं, इंडियन सारे। तो कहीं से भी कुछ भी पकड़ा है, खा लिया, इन्होंने देखो हाथ में कुछ लगाने रखा, कवर ऐसी बनियान पहन के पका रहे हैं, कभी कभी आधा पका हुआ दे देते हैं। तो देखो, बाहर की चीज़ें खाना, वो भी साफ़ सुथरी ना हो, ठीक है, बिल्कुल हाइजीनिक ना हो, उसको लेना, उसका सेवन करना। बाहर का पानी पीना जो हाइजीनिक ना हो, उसका सेवन करना। इसके अलावा पका हुआ खाना ना खाना। एक रीज़न ये भी होता है, जब हम पका हुआ प्रॉपर पका हुआ खाना नहीं खाते ना, मतलब अच्छे से कच्चा कच्चा खाना खाते हैं, तो उससे भी गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है। याद रखना इस चीज़ को। ये तो इसके कुछ कारण है, ठीक है। मैंने मेन कारण भी बताया और ये एक्स्ट्रा कारण भी बताया। अब इसके जो मेन कारण जो मैंने पीछे बताए थे वो कौन कौन से थे। अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस वायरस के द्वारा होता है तो किस वायरस के द्वारा होता है? रोटावायरस और नोरोवायरस। रोटावायरस इज द कॉमन वायरस फॉर दिस डिजीज, क्योंकि ये बच्चों और बूढ़ों में बहुत ज़्यादा होता है। इससे अपन जो जवान लोग हैं उनको तो थोड़ी समस्या कम होती है इससे, लेकिन जो बच्चे होते हैं बेचारे, वो इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं, और बूढ़े तो ये रोटावायरस की चपेट में। नोरोवायरस इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियल अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस है, यानी बैक्टीरियल आंत्रशोथ है आपको, तो वो किस किस कारण से होगा? इसमें ई कॉइल, ये सबसे इजी एग्जांपल है, इसको याद रखना। ई कॉइल से याद रख लेना। इसके अलावा दो एग्जांपल और है जिसको आपको याद करना है। एक सल्मोनेला, सल्मोनेला ये सलमान भाई से याद रख लेना, सलूमोन भाई, सल्मोनेला, ठीक है। और एक है सिगेला, सिगेला, ई कॉइल, सल्मोनेला। ये तीन नाम जरूर याद कर लेना, इन दोनों को याद करने की आपको जरूरत है ही नहीं। ये तीन इसमें बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस है। पूछ सकता है कि जीवाणु गैस्ट्रोएंटराइटिस किसके कारण होता है, ठीक है, तो वो सल्मोनेला या ई कॉइल इन सब के एग्जाम्पल देगा, तो इनमें से चूज कर लेना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, यानी प्रोटोजोआ वगैरह, परजीवी वगैरह भी होते हैं, उनसे भी होता है। तो उसमें से एक जो है ये आपका है गियार्डिया,
ये नीचे वाला गियार्डिया है, और ये वाला जो है, ये वाला, ये है आपका क्रिप्टोस्पोरेडियम। क्रिप्टोस्पोरेडियम हिंदी में भी यही लिखेंगे, क्रिप्टोस्पोरेडियम, इसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है? एक वैरायटी नहीं, अलग अलग तरह की वैरायटी है। इसी वजह से डॉक्टर को भी पहले डायग्नोस करना पड़ता है इसको। अब भाई डायग्नोस किए बिना दवाई थोड़ी नहीं देंगे झोला छाप की तरह कि अच्छा आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। नहीं, उनको पहले पता करना पड़ता है कि भाई कोई वायरस से तो नहीं हुआ ये गैस्ट्रोएंटराइटिस, कहीं बैक्टीरिया से तो नहीं हुआ, कहीं कोई पैरासाइट से तो नहीं हुआ। उसको देखकर फिर वो दवाई वगैरह देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या आता है, अब मैं समझा दूं जरा कि ये गैस्ट्रोएंटराइटिस हमारे शरीर में कैसे घुसता है। देखो आपने हम हमारे पेट का डिज़ाइन देखा होगा, मैं थोड़ा बना देता हूँ हल्का सा। जो ऐसे वाला होता है, ये वाला हमारा जो पेट ऐसे होता है ना, ऐसे वाला, मैं लगाना भूल गया इमेज यार, सॉरी। देखो ऐसे करके एक पेट का निशान बनता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे वाला कुछ होता है, उधर समझ लेना स्टमक है हमारा ये, ठीक है। अभी जो स्टमक होता है ये एक वॉल से कवर होता है। मैं जैसे कवर कर रहा हूँ देखना, ये एक वॉल से कवर होता है, जिस वॉल का नाम है गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल वॉल। गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल वॉल या फिर गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल दीवार। इस दीवार में सेल होती है, उस सेल का नाम है ये है एप्थीलियम, एप्थीलियल सेल। ये इस पर ज़्यादा ध्यान देना, एप्थीलियल सेल। ये एप्थीलियल सेल क्या करती है, ये खाने को अब्जॉर्व करने के लिए, पचाने में क्षमता रखती है, सारी चीज़ें करती है स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसी सेल पर हमला होता है इन वायरस का, नोरो वायरस, रोटो वायरस, फलाना वायरस, बहुत सारे वायरस, जो भी नोरो, रोटो, इकोइल, बैक्टीरिया, इन सब का हमला इस पर होता है, यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, अब मिटा देता हूँ उसको, ठीक है। इन सब का हमला कहाँ होता है? यहाँ होता है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये हमारा नॉर्मल इंटेस्टाइन का एरिया है, ये सॉरी उदर वगैरह का एरिया है, ये वाला। और ये जो वॉल है, ये जो गैस्ट्रो एंट्रेस्टाइनल वॉल जो थी, उसको ये उस पर ये होती है, ये वाली सेल होती है। कौन सी सेल? एप्थीलियल सेल होती है। और ये सारे जो वायरस होते हैं, रोटो वायरस, नोरो वायरस, इकोइल, ये सारे इस पर हमला करते हैं। तो जब ये सारे इस पर हमला करते हैं तो ये इसकी हालत इस तरीके की कर देते हैं। और जब इस तरीके की हालत हो जाए तो समझ जाओ कि आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस है, यानी आपकी हालत अब बिगड़ने वाली है। आपका खाना पचेगा नहीं, रुका रहेगा, या तो वो जाएगा ऊपर की तरफ उल्टी के तौर पर, या तो वो जाएगा नीचे की तरफ डायरिया के तौर पर, यानी दस्त के तौर पर, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर समझाया इस इमेज का। इसमें आपको बस ये वाला सेल का नाम याद रख लेना, और बाकी गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल वॉल जो है उसको मैंने यहाँ पे समझाया था डिज़ाइन बना के, वो, ठीक है। बाकी ये बेसिक है, इतना अभी डीप से नहीं पूछेगा, बट मेरा फर्ज बनता है आपको समझाना भाई, ठीक है। अब डायग्नोसिस गैस्ट्रोएंटराइटिस, नाम बोलने में बड़ी दिक्कत होती है भैया, आंत्रशोथ, ठीक है, हिंदी वाले सुन लो। तो इसको डायग्नोस करने में, डायग्नोस का मतलब ये नहीं दवाई ववाई दे दी। मैं कह दूं एक चीज़, 30-40% जो वुड बी टीचर बच्चे हैं उनको तो यही नहीं पता कि डायग्नोसिस का मतलब दवाई देना नहीं होता। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान करना, पहचान करना कि भैया हुआ कैसे है, पहचानो तो सही। तो ये चीज़ ध्यान रखना, निदान का मतलब होता है, निदान का मतलब गोली वोली दे के ठीक करना नहीं होता। निदान का मतलब होता है पहले पहचान करना, ठीक है, डायग्नोस करना, ठीक है। ATR वगैरह बनाते थे ना डाइट में, डायग्नोस वगैरह टेस्ट लेते होंगे वहाँ पे, ठीक है। अब ये इसके कुछ लक्षण से हम इसके पहचान कर सकते हैं कैसे? एब्डोमिनल पेन, यानी उधर में खूब दर्द होना, पेट में दर्द होना। डायरिया, मैंने बताया था आपका दस्त से पूरा घुसे रहोगे आप बाथरूम में अपने। वॉमिटिंग, उल्टी पे उल्टी, धै उल्टी, धै उल्टी, ठीक है। और चिल्स विथ फियर, कपकपी के साथ बुखार आना, कपकपी लगना, बुखार आना। और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्यों होगा भाई? देखो जब इसके और इसके द्वारा जब आपके शरीर में से पानी निकल जाएगा तो भाई डिहाइड्रेशन तो आपको होगा ही। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। स्पेसिफिक डायग्नोशन ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस, आंत्रशोथ का विशिष्ट निदान। अब अलग तरीके से भी इसकी पहचान की जा सकती है, ब्लड टेस्ट के द्वारा आपके खून की जांच करके पता लगाया जा सकता है कि भाई आपको वाकई में किस वजह से गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है। कहीं वो किसी वायरस की वजह से तो नहीं हुआ, कहीं वो किसी बैक्टीरिया की वजह से तो नहीं हुआ, ठीक है। या फिर आपका स्टूल टेस्ट, मल टेस्ट जो आप करते हो, ठीक है, मल, उस मल से स्टूल टेस्ट भी आपका लिया जाता है। स्टूल टेस्ट आप देते हो, स्टूल थोड़ा सा भर के उसमें, उसके द्वारा ही टेस्ट होता है। भाई मेरे को स्टूल टेस्ट के बारे में नहीं पता था, स्टूल टेस्ट के बारे में पता है मेरे को, पहले स्टूल टेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। आज तक जीवन में मैंने सुना नहीं था कि भाई इस चीज़ का भी टेस्ट होता है। बट जब मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई थी तो मुझे पता चला भाई स्टूल टेस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। बट ब्लड टेस्ट मुझे पता था। इससे इन सब से पता क्या करना होता है? बेसिकली ये पता करना होता है कि भाई किस कारण से, किस कॉज से आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी आंत्रशोथ हुआ है, ठीक है। तो क्यों हुआ होगा? किसी वायरस के कारण से। ज़्यादातर रोटो वायरस देखने को मिलता है, और उसके लिए तो वैक्सीनेशन भी है बच्चों के लिए, खास करके लिए, ठीक है।
अब प्रिवेंशन देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बड़े बड़े बूढ़े कह गए हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस बात को हमें मान लेना चाहिए। अगर अपन प्रिवेंशन नहीं करेंगे, जैसे अब कोरोना चल रहा है तो प्रिवेंशन क्या है, मास्क लगाओ, वैक्सीनेशन कराओ, ये वो, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप फिर क्योर करने के लिए भगोगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन हमेशा पहले रखनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिवेंशन करिए पहले, रोकथाम या फिर बचाओ। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, हाथ धो, कुछ भी करो हाथ धो। आफ्टर कफिंग स्नीजिंग वॉश योर हैंड, आफ्टर यूजिंग टिश्यू वॉश योर हैंड, आफ्टर टचिंग योर बॉडी पार्ट वॉश योर हैंड। हम नाखून नाखून चबाते रहते हैं ना भाई, ये सब नहीं करना चाहिए, हाथ वाथ धोते रहना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग वॉश योर हैंड, खाने से पहले खाने के बाद हाथ धो। आफ्टर यूजिंग वॉशरूम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आफ्टर यूजिंग वॉशरूम वॉश योर हैंड। जो मदर्स अपने बच्चों की नैपी वगैरह बदलती हैं, उस नैपी वगैरह को बदलने के बाद भी, पैड वगैरह को चेंज करने के, खुद के भी पैड वगैरह चेंज करने के बाद भी आपको अच्छे से अपना हैंड वॉश करना चाहिए। और जो महिलाओं ने अपने नाखून बहुत बड़े बड़े कर रखे हैं ना, उनको खास सलाह दूंगा, आप भी अच्छे से अपने जो आपका हैंड है उसको वॉश किया कीजिए। बहुत दिक्कत हो सकती है, वरना नाखून रखना अच्छी बात है बट हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है। बिफोर कुकिंग एंड आफ्टर कुकिंग, खाना बनाने से पहले और बनाने के बाद हाथ धो, कुछ भी करो हाथ धो, और सुट्टा लगाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए, यहाँ पे लिखा है। आफ्टर स्मोकिंग, वैसे तो लगाना ही नहीं चाहिए, बट अगर किसी को तलब मस्ती है बहुत ज़्यादा तो वो लगाने के बाद हाथ ज़रूर धो। ये नहीं कि पैंट से पूछ ले पीछे, हम देसी लोगों की आदत यही है, हैं कहीं से खड़े हुए कहीं से बैठे, पैंट झाड़ ली, पैंट में हाथ पूछ ले, हो गया भाई, साफ़ हो गया, सैनिटाइज हो गए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रिवेंशन करनी चाहिए, खास करके लिए उन लोगों के लिए जो इनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे मेरा। ठीक है, उन ऐसे लोगों को। ठीक है, इसके अलावा और भी है, आपको ईट हेल्दी फूड या हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए। अपने संतुलित आहार लीजिए, खाना अच्छा खाइए खूब। अगर अच्छा अच्छा खाना खाओगे, समय पे खाओगे, 3 टाइम खाओगे, रात को थोड़ा कम खाओगे, रात को वैसे खाना बहुत कम खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पचाने में टाइम लगाएगा तो बाकी सारे सेल्स के रिपेयरिंग में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो खाना रात को थोड़ा कम ही लेना चाहिए। तो अगर आप खाना अच्छा अच्छा खाओगे, हेल्दी हेल्दी खाओगे, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाओगे बढ़िया तरीके से अच्छा अच्छा, तो आप इस रोग से बच ही सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रॉपरली कुक्ड फूड लेना है, पूरा पका हुआ खाना खाना, ये नहीं कि जल्दीबाजी हो रही भाई पका ला ला ला, ये तो टेस्ट नहीं आएगा उसमें, ऊपर से आपको दिक्कत हो सकती है, आंत वात में सूजन ऐठन आ जाएगी फालतू में। तो अच्छा पका हुआ, देखो भाप निकल रही है ना, अच्छा पका हुआ खाना आना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया वाला, पूरा अच्छे से पका हुआ खाना खाओ, तो इससे रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ बेसिक ट्रीटमेंट है जिसको तो आप समझ सकते हैं। देखो ये जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, एक्यूट यानी कुछ समय तक रहने वाला, वो तो इन सबसे भी ठीक हो जाता है। जो हाई वाला होता है, जो क्रॉनिक होता है, जो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, वो भाई उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, हाइड्रेटिंग लिक्विड पियो खूब दबा के, क्योंकि इस समय आपका फ्लूइड्स बहुत पीने चाहिए। फ्लूइड्स मतलब फ्लड्स जो होते हैं, फ्लड्स सॉरी, और जो तरल पदार्थ होते हैं उनको खूब पीना चाहिए इस समय, यानी ORS का घोल वगैरह, ORS वगैरह खूब पीना चाहिए, खास करके ORS। डॉक्टर की रिकमेंडेशन ये होती है, या फिर ORS ना हो तो आप घर में पानी में नमक वगैरह डाल के खूब पी सकते हैं। देखो इसके अलावा और कुछ नहीं। और डेयरी प्रोडक्ट तो आपको अवॉइड करनी चाहिए बिल्कुल, दूध दही मक्खन उस समय बंद कर दो। नो सॉलिड फूड, पिज्ज़ा बर्गर छोड़ दो, और भाई पीना वाना भी छोड़ देना। ठीक है, इसके अलावा ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और फ्रूट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है केला। केला ज़रूर खाना चाहिए इस समय, केला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खाना चाहिए। अगर ज़्यादा ना खा पा रहे हो तो आपको हाइड्रेटिंग लिक्विड यानी ORS वगैरह के घोल वगैरह लेने चाहिए। देखो हिंदी वालों को भी इसमें दिक्कत होगी नहीं भैया, इतना आसान सा है, अगर ना समझ, इतना भी समझ में तो आना ही चाहिए आपको, आप वुड भी टीचर हो, इतना आप समझ जाओगे। ठीक है, तो भाई आपको सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है फ्लड्स लेना, यानी आपको लिक्विड्स लेने चाहिए, तरल पेय पदार्थ बहुत लेने चाहिए, उसमें भी खास करके ORS, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ORS बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी को भाई डायरिया वगैरह भी होता है तो उसको ORS का घोल ही देते हैं, मैं ORS की सलाह ही दूंगा, और डॉक्टर्स भी इसी की सलाह देते हैं जितने मैंने ब्लॉग्स पढ़े हैं उस पर। ठीक है, अब इसके लिए देखो एक्चुअल में अब क्या इसका ट्रीटमेंट है। गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रोटावायरस से बचने हेतु टीकाकरण करवाए। इसके लिए हमारी भारत सरकार भी इनिशिएटिव ले रखी है, उन्होंने भी इस तरह का अभियान चला रखा है हाल में ही, लेटेस्ट अभियान भी। ठीक है, कोरोना से पहले ही चला था इसी भी। ठीक है, तो भैया ये रोटावायरस जो है, इससे कॉमन तौर पर बच्चों और बूढ़ों को ये होता है, तो बच्चों को वैक्सीन वगैरह लगवा देनी चाहिए स्टार्टिंग में रोटावायरस की। ठीक है, हमारी कंट्री में तो भाई इतना नहीं लगी है जितना विदेशों की कंट्री में बच्चों को पैदा होते ही जैसे ये सब रोटो वायरस के इंजेक्शन वगैरह पेल देते हैं ताकि भाई उनको हो ही ना। ठीक है,
एंटीबायोटिक्स आर हेल्पफुल टू क्योर बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस। अगर आपको जीवाणु आंत्रशोथ है, यानी किसी बैक्टीरिया से आंत्रशोथ हुआ है, तो उस पर आपकी एंटीबायोटिक्स काम कर सकती है। लेकिन अगर आपको वायरस से कोई गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है, यानी आंत्रशोथ हुआ है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई एंटीबायोटिक काम नहीं आती है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको एंटीबायोटिक्स तभी मिलेगी डॉक्टर से जब आपको डॉक्टर देखेगा कि अच्छा भाई इसको तो बैक्टीरियल यानी जीवाणु से फैला हुआ आंत्रशोथ है। ठीक है, एक चीज नोट याद रख लो, इसके लिए नहीं, हमेशा के लिए, डोंट टेक एनी मेडिकेशन विदाउट आस्किंग योर डॉक्टर एंड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर। बिना आपके डॉक्टर की सलाह के कुछ लेना ही नहीं है भैया, उसको पता है आपसे बेहतर, वो जानता है। ठीक है, अब इसके यहाँ तक अपना काम खत्म गैस्ट्रोएंटराइटिस का। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ये बेसिक से एडवांस तक मैंने सब बता दिया है। ठीक है, इतना बता दिया कि एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर इस डिजीज से क्वेश्चन आ गया तो। आएगा, वैसे क्वेश्चन तो जरूर आएगा। अब भाई क्या आप गंदा पानी पीते हैं? गंदा पानी मीन्स ऐसे ही कहीं भी विदाउट फिल्टर वाला, ठीक है, या फिर बिना विदाउट फिल्टर हुआ पानी नलके से ऐसे पी लिया। ठीक है, सुनना ध्यान से, ठीक है, इस तरह का क्या आप पानी पीते हो? क्या आप बिना धोए हुए सब्जी पका देते हो जल्दी खाने के चक्कर में, ला भाई गाजर है मूली है ला भाई दे खा, बिना धोए आप कुछ भी खा लेते हैं? या फिर बिना धोए कुछ सेब वगैरह बिना पकाए वकाए कुछ भी धोए हुए पका लेते हो आप? या फिर आपके घर में ये मक्खी हाउस फ्लाई और ये कॉकरोच हैं? अगर ये हैं तो हो सकता है आपको इनके कारण से पेट में दर्द, बिना धोए हुए खाए से और ऐसे कहीं से भी पानी पी लेने से पेट में दर्द, या फिर आपका पूरा दिन आपके वॉशरूम में बीत सकता है। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है इसका एक कारण हो अमीबायासिस। अमीबायासिस इसका एक कारण हो सकता है, खास करके गंदा पानी पीने से अमीबायासिस हो सकता है। अब ये है क्या? ये आपके सिलेबस में दी हुई एक नई डिजीज है, नई क्या है तो पुरानी, बट आपके सिलेबस में दी हुई है एक डिजीज, तो इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ध्यान से सुनना, अमीबायासिस ऑल्सो कोल्ड अमेबिक डिसेंट्री। अमेबिक डिसेंट्री यानी अमेबिक पेचिस कहते हैं इसको, या अमीबायासिस को अमेबिक पेचिस या अमेबिक डिसेंट्री कहते हैं। ठीक है, अमीबायासिस संक्रमण गर्म जगहों पर गंदे पानी से होना सबसे आम है। यह पानी पीने या दूषित पानी से धुले बिना पके भोजन जैसे फल खाने से फैलता है। अब मैं बता दूं, ये बड़ी बड़ी कंट्री में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादातर फिल्टर वाला ही होता है। जो बंदे होता है वो पूरा फिल्टर वाला पानी पीते हैं, भयंकर। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है कि हमारी कंट्री में नलके का प्रचलन है, झूल झूल के पानी पीते हैं। देखो ये अच्छी बात है, लेकिन पता क्या है, वही बात, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है उनको फिर ये अमीबायासिस वाली बीमारी हो सकती है। अमीबा से होती है ये, अमीबा के एक प्रकार से, अमीबा से ही, उसको मैं बताऊंगा आगे क्या इसका वायरस, सॉरी इसके क्या पॉजिटिव एजेंट का नाम है। तो ये ज़्यादातर गर्म जगहों पर, ट्रॉपिकल एरिया में फैलता है, उष्णकटिबंधीय एरिया में फैलता है, जहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो या फिर जहाँ का पानी ऐसा हो दूषित थोड़ा सा, ठीक है, और उस वैसा पानी पीने से होती है। और साथ ही साथ उस पानी से या फिर गंदे पानी से धुले या बिना धुले खाना पका लेने से और फिर उसको खा लेने से, या बिना धोए फल वगैरह खाने से हो जाती है ये बीमारी। ठीक है, बेसिक बीमारी यही है। ठीक है, और मैंने कॉकरोच और वो मक्खी क्यों बताई थी, क्योंकि ये इसके एजेंट बन जाते हैं। मक्खी कहीं से भी कुछ भी गंदगी उठा के लाती है, आपके फल वगैरह पे चिपक जाती है, आप उसको उठाते हो खा लेते हो। ठीक है, खाने वगैरह पे कॉकरोच आपके घर में घूम जाता है, पता नहीं कहाँ से आया है, तो वो इस बीमारी का, अमीबायासिस का या अमेबिक डिसेंट्री का कारण हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, अमेबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटा, जो एक प्रोटोजुआ है। ये अमीबायासिस किसके द्वारा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटा। देखो अमीबायासिस कह लो या अमेबिक डिसेंट्री कह लो, बात एक ही है। अमीबिक पेचिस कह लो या अमीबायासिस कह लो। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। हिस्ट्री से याद रख लेना इसको आप, हिस्टोलिटिका। ठीक है, दुर्लभ मामलों में, बहुत जब रेयर मामलों में या बहुत खतरनाक मामलों में, जो इसको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं या फिर ई हिस्टोलिटिका कहते हैं। जो आपका ई हिस्टोलिटिका है ना, ये आपके लीवर पर अटैक करता है। जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और हम अवॉइड करते जाते हैं, तो जब ये अपना रूप बदल लेता है या खतरनाक हो जाता है थोड़ा, तो ये आपके लीवर पर अटैक करता है और वो फोड़ा कर देता है आपके लीवर पे फोड़ा कर देता है। तो फिर आपकी सर्जरी वगैरह भी हो सकती है और बहुत दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इसका बेसिक मैंने समझाया। ठीक है, अब इसके कुछ सिम्टम देखो। आमतौर पर इस बीमारी की जो सिम्टम है वो 2 से 4 हफ्तों के भीतर दिखाई देने लग जाते हैं। 2 से 4 हफ्तों में आपको पता चल जाएगा, और नहीं पता चलेगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। देसी पीपल कैन ऑलवेज इग्नोर दिस टाइप ऑफ डिजीजेज। वो हमेशा इस टाइप की डिजीज को इग्नोर कर सकते हैं,
देसी पीपल, क्योंकि उनके लिए भाई सब बराबर है, लेकिन उन लोगों की इम्यूनिटी भी तो भयंकर होती है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा सिम्टम है आपका जो स्टूल है, यानी आपका जो मल है, उसका उसमें उसके साथ ब्लड आना, ब्लीडिंग, ब्लड जरूर आता है। और ये मैंने स्टूल जो आपका ये है ना, स्टूल जो होता है ये, इसका तो इमोजी भी आप यूज़ करते हो व्हाट्सएप पे, इसको तो आप समझ लोगे ऐसे ही। स्टूल या फिर आपका मल जो होता है वो बिल्कुल तरल होता है, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ठोस लगाया है। तरल होता है, और तरल के साथ मतलब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, और खूब सारा उसके साथ ब्लड वगैरह आता है। अगर आता है तो इसका एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा उल्टी वगैरह खूब आती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन होता है, यानी पानी का स्तर एकदम से कम होने लग जाता है, बिकॉज आपको उल्टी और दस्त वगैरह खूब हो रहे हैं। सर में दर्द, बुखार वगैरह कॉमन सिम्टम, लेकिन मेन वाला सिम्टम यही है। और इसके साथ साथ आपके जो राइट साइड में ना, यकृत के पास, आपके लीवर के पास बहुत भयंकर, पेट के थोड़ा साइड में दर्द उठना, भयंकर वाला, बहुत भयंकर दर्द उठना। आमतौर पर ये वाला दर्द जो उठना है ना, ये थोड़ा इसका सीरियस स्टेज पर होता है, ठीक है, ठीक है। ये इसके कुछ सिम्टम्स है बेसिक, ठीक है, याद रख लेना इसको। अब इसका डायग्नोसिस क्या होगा, निदान क्या होगा, पहचानेंगे कैसे? एक तो इसके सिम्टम्स से पहचान सकते हैं, अदरवाइज अगर सिम्टम ना हो तो आपका डॉक्टर जो है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पता कर सकता है। आमतौर पर ये जो विदेशों के ट्रैवलर है ना, जो इंडिया और पाकिस्तान एरिया जैसी कंट्री में आते हैं, फिर वहाँ का गलती से पानी वानी पी लेते हैं, तो उनको इस तरह की बीमारी हो सकती है। तो उनका डॉक्टर उनसे कंसल्टेशन के टाइम पूछता है कि भाई आपका ट्रैवल हिस्ट्री बताओ, आप गए कहाँ से थे, गए के कहाँ थे, क्या खाया क्या पिया, तो उससे डॉक्टर पता कर सकता है। इसके अलावा आपका स्टूल टेस्ट हो सकता है, स्टूल टेस्ट यानी आपका मल परीक्षण हो सकता है, आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है, और अगर मामला सीरियस है तो डॉक्टर पता कराएगा कि कहीं लीवर में फोड़ा तो नहीं हो गया, तो उस लीवर में फोड़े को पता करने के लिए आपका सिटी स्कैन हो सकता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन, ठीक है। इसके द्वारा, ये मशीन में डालते हैं ना, इसके द्वारा आपका पता कर सकते हैं। अब इसको पता करने के बाद फिर आपको दवाई वगैरह, मेडिकेशन वगैरह देगा। अब इसका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैंने आपको पहले बताया था, इसकी कुछ प्रिवेंशन है। इसकी प्रिवेंशन है भाई सैनिटाइजेशन। भाई कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हाथ पैर दबा के दो बढ़िया तरीके से। सैनिटाइजर आजकल तो अमृत हो गया, उसको तो जेब में लेके घूमो। उसके अलावा हैंड वॉश करो अच्छे से, वाटर को बॉईल करो, और वाटर फिल्ट्रेशन यानी आपको फिल्टर वगैरह करो, वाटर को, पानी को फिल्टर वगैरह करके रखो, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए, कैसे अपने आसपास सफाई वगैरह रखें। फूड हाइजीन होनी चाहिए, आप कुछ भी खाना वाना पकाओ, धो के पकाओ, अच्छे से पकाओ, पकाते समय हैंड ग्लव्स अगर यूज़ कर सकते हो करो। तो ये बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो आपको पता ही होगी। प्रिवेंशन होगी। अब क्योर क्या है, उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स फॉर एमीबायोसिस। इसके लिए कुछ एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनके कुछ नाम है। एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल इज अ कॉमन व्हाट वी कॉल, गोली कह सकते हैं, अब मेडिसिन। मेट्रोनिडाजोल इज अ कॉमन मेडिसिन फॉर दिस डिजीज। कॉमन है, बहुत जल्दी ये काम करती है, इसको काफ़ी डॉक्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा टिनिडाजोल भी है, ठीक है, इसको भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर बेसिक क्योर वगैरह करनी हो तो आपको नारियल पानी का रिकमेंडेशन जरूर मिलता है इस डिजीज़ में, कि भाई खूब फ्लड्स यानी तरल पदार्थ पियो, तरल पदार्थ में नारियल पानी वगैरह खूब पियो। खाना खाओ हल्का, बहुत हल्का खाना खाओ, तरल पदार्थ पियो। खास करके इसमें तरल पदार्थ को पीने की बहुत ज़्यादा आपको वो दी जाती है, सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि आपके डायरिया और उल्टी वगैरह से, खास करके डायरिया, वॉमिटिंग के चांस तो कम है, लेकिन इस समय डायरिया बहुत होता है। तो डायरिया से आपका मतलब काफ़ी पानी शरीर के बाहर निकल जाता है। तो डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण से बचने के लिए आपको ये इसकी रिकमेंडेशन दी जाती है। इसके अलावा तो भाई ये जो दवाई है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रख लेना ये नाम, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हमारा खून हमारी जान है, कोई थोड़ा सा भी निकाल ले तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, कमज़ोरी आती है। क्या आप जानते हैं आपके खून में जो हीमोग्लोबिन है, ये एक प्रोटीन होता है जिसका काम होता है, इसके अंदर आयरन वगैरह भी होता है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को आपके हर शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना, ठीक है। वाहक होता है ऑक्सीजन का, ब्लड के अंदर पाया जाता है, ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन एज अ प्रोटीन, ये रक्त का एक प्रोटीन होता है। ये आपके पूरे शरीर में जगह जगह तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अगर क्या हो कि ये हीमोग्लोबिन आपके शरीर से कम होने लग जाए या फिर गायब हो जाए, अगर ये आपके शरीर से इस तरीके से गायब हो जाता है, ठीक है, तो आपको हो सकती है एक बीमारी जिसका नाम है मेट हीमोग्लोबिन। असल में इस बीमारी का नाम मेट हीमोग्लोबिन नहीं है, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, इसका नाम है मेट हीमोग्लोबिनेमिया। इसका नाम है मेट ग्लोबिनेमिया, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में मेट हीमोग्लोबिन दे रखा है। असल में मेट हीमोग्लोबिन जो है ना, ये हीमोग्लोबिन का एक प्रकार है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। लेकिन इसकी अगर मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है 1% से, तो ये मेट हीमोग्लोबिनेमिया का कारण बन जाता है। तो बीमारी का नाम है मेट हीमोग्लोबिनेमिया, याद रख लेना, ठीक है। मैंने आगे लिखा है। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे आपके शरीर में अगर
सही टाइम पे, मतलब सही टाइम पे अगर ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच रही है, हीमोग्लोबिन अपना काम नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंचा पा रहा आपके शरीर में रक्त के द्वारा, तो आपका शरीर नीला पड़ने लग जाता है कुछ इस तरीके से, हल्का हल्का पीला या फिर नीला। जब नीला पड़ने लग जाता है तो जब ये नीला पड़ने लग जाता है तो इसको एक और नाम से जाना जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। याद रखना ये बीमारी और है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बच्चों में ज़्यादातर होती है। इसको इन्फेंट यानी बच्चों में, शैशव काल का यानी इन्फेंट मेट हीमोग्लोबिनेमिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रख लेना, ये एक्चुअल नाम है इसका, इस बीमारी का एक्चुअल नाम ये है, ना कि ये हीमोग्लोबिन का एक प्रकार है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि क्या है मेट हीमोग्लोबिन, या मेट हीमोग्लोबिन क्या है। देखो मैंने बता दिया, मेट हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन का एक टाइप। हीमोग्लोबिन का एक टाइप होता है जिसकी मात्रा अगर आपके रक्त में 1% से ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको जो बीमारी है जो मैंने बताया था मेट हीमोग्लोबिनेमिया, ये बढ़ जाती है। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। मेट हीमोग्लोबिन इज अ फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन दैट कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन। मैंने वही बताया, देखो असल में इस बीमारी का नाम ना मेट हीमोग्लोबिनेमिया है, ना कि मेट हीमोग्लोबिन। ये चीज़ याद रख लेना, मेट हीमोग्लोबिन जो है वो आपके हीमोग्लोबिन का एक प्रकार है। मेट हीमोग्लोबिन वो होता है, जैसे हीमोग्लोबिन में शक्ति है ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चलने की, लेकिन मेट हीमोग्लोबिन क्या है भाई, सिंगल है, सख्त लौंडा है, अपने साथ ऑक्सीजन नाम की कन्या को कैरी नहीं करता, बिल्कुल भी ले जाता ही नहीं है। तो मेट हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। इन मेट हीमोग्लोबिनेमिया, अब जो एक्चुअल में हमारी डिजीज है, जो बीमारी है, इन मेट हीमोग्लोबिनेमिया टिश्यू कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। जो हमारी टिश्यू है यानी उत्तक है, उनको सही तरीके से उचित प्रकार से ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाती। अब इससे क्या होता है, जब आपको पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका शरीर का कलर बदलने लग जाएगा, आप नीले पड़ने लग जाओगे, नीले पीले। ठीक है, एनीमिया तो जानती है, उसमें आप पीले पड़ने लग जाते हो, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स कम होने लग जाती हैं। तो ये इसका बेसिक चीज़ है। अब इसमें क्या होता है, व्हाट कॉज मेट हीमोग्लोबिन या मेट हीमोग्लोबिनिया। मेट हीमोग्लोबिनिया किस कारण से बनता है, ठीक है, ये किस कारण से बनता है। मेट हीमोग्लोबिनिया दो प्रकार का होता है, याद रख लेना। मेट हीमोग्लोबिनिया यानी हिंदी में भी इसको मेट हीमोग्लोबिनिया कहेंगे, मेट हीमोग्लोबिनिया नियम मिया। ठीक है, जो मेट हीमोग्लोबिनिया है वो दो तरीके का होता है। एक होता है कंजेनेटल और एक एक्वायर्ड। कंजेनेटल का मतलब क्या होता है, जो आपको जन्मजात मिले, और एक्वायर्ड मतलब अधिग्रहित। जन्मजात बच्चों में होता है, स्टार्टिंग में नहीं दिखते इसके कुछ सिम्टम, लेकिन बाद में बच्चा एक्वायर कर लेता है, थोड़ा नीला पड़ने लग जाता है। अकर्स व्हेन, अब ये होता कैसे, अकर्स व्हेन रेड ब्लड सेल्स कंटेन मेट हीमोग्लोबिन एट द लेवल हाइयर देन 1%। मैंने कहा था ना, आपके शरीर में अगर 1% से ज़्यादा मेट हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये अगर आपके शरीर में 1% से ज़्यादा पाया जाएगा तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। ये जो एक्चुअल बीमारी है, तो मैं बता रहा था कि 1% से ज़्यादा अगर आपके रक्त में यानी ब्लड में मेट हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो आपको ये बीमारी हो सकती है, मेट हीमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, एक्चुअल में आपके सिलेबस में ना थोड़ा नाम गलत दिया हुआ है, अब बुरा मत मानना, इस बात को लेकर कोई लड़ने मत लग जाना, बट एक्चुअल में नाम इसका मेट हीमोग्लोबिनिया ही है, मेट हीमोग्लोबिनेमिया, ये इसका नाम है असली। लेकिन ये होता किस कारण से, मेट हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, जो आपके रक्त में ही पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की तरह होता है। 1% से ज़्यादा अगर आपके रक्त में मिल गया तो मतलब आपको ये बीमारी हो सकती है। ये दो तरीके की हो सकती है, जन्मजात और अधिकृत। आपको बचपन में आपके माता पिता द्वारा मिल सकती है, ठीक है, और या फिर आप एक्वायर करते कहीं ना कहीं से। ये एक्वायर कैसे होती है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब जो मेट हीमोग्लोबिनेमिया है कैन ड्यू टू सर्टेन मेडिकेशन, केमिकल्स एंड और फूड, और इट कैन बी इनहेरिटेटेड फ्रॉम अ पर्सनस पेरेंट। देखो मेट हीमोग्लोबिनेमिया जो है वो कुछ दवाओं से, रसायन से, और कुछ आपकी भोजन से हो सकता है। आप सोचोगे किस प्रकार की दवा से होता है, तो मैं दवाओं के नाम बताऊंगा। कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसको हम लेते हैं, हमारी बहुत सारी मेडिसिन में वो देखने को मिलती है। वो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ सॉलिड फूड्स ऐसे होते हैं जिसको हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा ही खाते हैं, तो उससे ये बीमारी हो सकती है हमको। और कुछ बच्चों को तो माता पिता से विरासत में मिलती है, ठीक है। तो इसके अलावा कौन सी मेडिसिन आर जिम्मेदार फॉर मेट हीमोग्लोबिनेमिया, ये बीमारी मैंने यहाँ लिख दी है, सॉरी। अब ये मेट हीमोग्लोबिन जो है वो एक्चुअल में ये समझ लो कि वो मेट हीमोग्लोबिनेमिया ही है, ठीक है, याद रख लेना। तो मेट हीमोग्लोबिनेमिया इज कॉमनली कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू मेडिकल सब्सटेंस such as benzocaine and dapsone that oxides hemoglobin to empty MET HB। देखो मेट हीमोग्लोबिनेमिया आमतौर पर बेंजोकेन और डेप्सोन
नामक चिकित्सक पदार्थ, ये मेडिकल सब्सटेंस है, कुछ मेडिकल जो हमारी दवाई वगैरह में पाए जाते हैं, इनके द्वारा होता है। इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से, जब इनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये नाम याद रख लेना, बेंजोकेरिन और डेप्सोन, इनके नाम याद रख लेना। ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को बदल देते हैं, किसमें, मेट हीमोग्लोबिन में। आपने ये केमिकल वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना एनसीईआरटी में, ऑक्सीकरण विधि, उसमें उसी की तरह ये, ठीक है। तो मेट हीमोग्लोबिन में बदल देते हैं, मेट हीमोग्लोबिन में किसको बदल देते हैं, हीमोग्लोबिन को। कौन, बेंजोकेन और डेप्सोन, ठीक है। इससे बड़ा नुकसान होता है। अब कुछ खाने, जो हमारा खाना है, कुछ सॉलिड फूड्स हैं, वो भी इसका कारण हो सकते हैं। कौन कौन से हैं, सॉलिड फूड्स दैट में कंटेन टू मैनी नाइट्रेट्स इंक्लूड कैरेट्स, बीट्स, स्क्वैश और ग्रीन बीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट हीमोग्लोबिनेमिया। देखो, मेट हीमोग्लोबिनेमिया हमारे कुछ सॉलिड फूड्स के कारण भी होता है। जैसे आप मटर खा लेते हो, गाजर खा लेते हो और शलगम खा लेते हो, इन सब में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है, जो हमारे लिए ठीक भी होता है, लेकिन इसका कुछ अति सेवन करने से हमें मेट हीमोग्लोबिनेमिया की बीमारी हो सकती है। जैसे ये एग्जाम्पल, ये कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और नाइट्रेट भी हमें नुकसान पहुंचाता है, मेट हीमोग्लोबिनिया बनाता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम, इसके कुछ सिम्टम है। अगर आपको ये बीमारी हो जाएगी तो इसके सिम्टम क्या होंगे। सबसे पहले सिम्टम, आपका चॉकलेट ब्राउन ब्लड होने लग जाएगा। आपके ब्लड टेस्ट में चॉकलेट ब्राउन ब्लड अगर आता है तो मतलब आपको मेट हीमोग्लोबिनेमिया की बीमारी हो चुकी है। आमतौर पर जो ये बी वाला है, ये नॉर्मल रक्त है, नॉर्मल इंसान का खून है, एक स्वस्थ इंसान का खून है। लेकिन मेट हीमोग्लोबिनेमिया के पेशेंट का खून कुछ इस तरीके का हो जाता है, जूम कर देता हूँ, चॉकलेट ब्राउन, इस तरीके का, चॉकलेट ब्राउन समझते हो ना, उस तरीके का खून हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और सिम्टम है, आपका जो हाथ का रंग है, देखो ये वाला बिल्कुल ही नॉर्मल है, लेकिन इसमें आपका हाथ नीला पड़ने लग जाएगा, आपका जो नाखून है वो नीला पड़ने लग जाएगा, और आपकी जो जीभ है वो नीली पड़ने लग जाएगी, आपके फेस भी हल्के फुल्के, नाक वगैरह के आसपास नील पड़ने लग जाएगा, ठीक है। आपको सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके पास आपके शरीर और अंगों तक ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं रही, और कई मामलों में तो इस बीमारी से डेथ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अगर सीरियस हो जाए तो, ठीक है। तो जब आपके शरीर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हीमोग्लोबिन काम नहीं करेगा, क्योंकि अब काम का चार्ज किसने संभाल लिया है, मेट हीमोग्लोबिन ने। तो इसने किस बीमारी को बना दिया, मेट हीमोग्लोबिनेमिया, ठीक है। उसने दिक्कत करना शुरू कर दिया, आप सांस लेने में दिक्कत ले रहे हैं, ठीक है। ये कॉमन इसका सिम्टम है। अब इसका ट्रीटमेंट, उपचार क्या है, ठीक है। और इसके अलावा बता दूं, अगर डायग्नोस यानी निदान मैंने नहीं बताया, इसका निदान वाला स्लाइड नहीं डाला मैंने, इसका निदान इसका ये हो सकता है भाई, डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखेगा, आपका पूर्ण ब्लड टेस्ट करेगा, पूरा ब्लड काउंट करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा आपके अंदर देखेगा, फिर आपका बताएगा कि आपको कितने लेवल का मेट हीमोग्लोबिनेमिया मौजूद है। लो लेवल का होगा तो ट्रीटमेंट मौजूद है, कुछ दवाई वगैरह, लेकिन हाई लेवल का होगा तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। अगर ज़्यादा हाई लेवल का होगा तो आपका ब्लड होता है उसको बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। बताता हूँ ट्रीटमेंट में, बताता हूँ उसको। इसका पहला ट्रीटमेंट है मैथिलीन ब्लू एक मेडिसिन है जो मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट फॉर एक्वायर्ड मेट हीमोग्लोबिनेमिया। जब आपने किसी से मेट हीमोग्लोबिनेमिया लिया है ना किसी कारण से, तो उस पर मैथिलीन ब्लू बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दवाई है। अब किसी व्यक्ति पर मैथिलीन ब्लू काम ही नहीं कर रही है, तो उस व्यक्ति पर अगर मैथिलीन ब्लू काम नहीं कर रही तो फिर उसका क्या करता है, उसको क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी उसके अंदर खून चढ़ाया जाता है, उसका खून रक्त चढ़ाया जाता है। अगर उस पर ये दवाई मैथिलीन ब्लू काम नहीं कर रही तो ये कॉमन इसकी मेडिसिन है, इसको याद रख लेना। और नहीं होता तो फिर ब्लड वगैरह चलाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी रिकमेंड किया जाता है इसके लिए, विटामिन सी रिकमेंडेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेट हीमोग्लोबिनेमिया के उपचार के लिए विटामिन सी से युक्त पदार्थ कुछ ऐसे जो आपके लिए ठीक हों उसको लेने की सलाह दी जाती है, जिससे आपका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। बट ये मेडिसिन डॉक्टर बहुत जल्दी देते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिव एंटीडोट है। अगर ये काम ना करे तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। बस यही है आपकी बीमारी का ट्रीटमेंट। मेट हीमोग्लोबिन जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, असल में वो क्या है, मेट हीमोग्लोबिनेमिया है, मेट हीमोग्लोबिनेमिया, ये नाम याद रख लेना। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी मैंने कितनी डिजीज़ बताई है, 3 बताई है ना, बाकी की जितनी बची है उसको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा और आपका डिजीज़ वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट पार्ट में भी डिजीज़ सारी देखने को मिलेगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो आएगी नेक्स्ट वाली बिल्कुल बहुत जल्दी, और इसी तरह बनाई रहिए, इतना अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा पेशेंस आपका बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस समय, आपके टीचर को कई सारी, मतलब इतनी सारी एक साथ आ गई है कि पूछो मत। बट फिर भी मैं अपनी ड्यूटी नहीं भूलता, और ड्यूटी मेरी ये है कि आपको प्रोवाइड कराना। टाइम लगता है कंटेंट बनाने में, बट और जल्दी बनता अगर प्रॉब्लम्स नहीं होती। बट इस समय मैं बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ।
खैर उसको कभी और डिस्कस करेंगे, क्या समस्या है, पढ़ाई ज़रूरी है वो करो, ठीक है। तो बस अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और ये ज़रूर पढ़ लेना, इसके अलावा और करवाऊँगा, ठीक है। तो बाय, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाय।